नेक्स्ट एपिसोड। तो लास्ट में जो हमने सेशन पढ़ा था वो किसके बारे में पढ़ा था? तापमान, उष्मा, ये हमने शुरुआत की थी। तो तापमान के चलते हमने थोड़ी बहुत बातें तापमापी की बताई थी कि तापमान को मापने के लिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि किस उपकरण का इस्तेमाल करते हैं? तापमापी का, यानी जिसे हम लोग क्या कहते हैं? थर्मोमीटर। इसकी जो शुरुआत की है वो किसने की है? गैलीलियो। सॉरी, वो किसने की है? गैलीलियो ने की है। तो सबसे पहले जो टेम्परेचर मेजरिंग स्केल दी है वो किस बंदे ने दी है? गैलीलियो ने। और तापमान का जो हमारा शरीर अनुभव करता है वो किसके द्वारा करता है? त्वचा, जो हमारे शरीर का कैसा अंग माना जाता है? सबसे बड़ा अंग। और यही वो अंग है जो दोबारा पैदा होता है। जैसे चोट लग जाती है, कट जाते हुआ वो घाव भर जाता है, तो इसी की सेल आपके पास दोबारा क्या होती है? रीजनरेट होती है। तो ये प्रॉपर्टी थी प्यारे बच्चों टेम्परेचर से रिलेट। अब हमने ये कहा था कि जो भी हम तापमापी इस्तेमाल करते हैं उसके पास कितने बिंदु होते हैं? 2। एक हम हिमांक बिंदु लेते हैं जल का, कि जो हिमांक बिंदु है जल का वो किसके काम आता है? जिसे हम फ्रीजिंग पॉइंट और आइस पॉइंट कहते हैं, कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। कि जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो आपके पास इस तापमापी का कौन सा बिंदु कहलाता है? कि जो हिमांक बिंदु है जल का, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर का, जिसे आप लोग एक तरह से क्या कह सकते हो? आइस पॉइंट। कि जो आइस पॉइंट वाटर का लिया जाता है वो तापमापी के लिए कौन सा पॉइंट होता है? उसे कहते हैं लोअर फिक्स्ड पॉइंट, यानी हिंदी में कहते हैं इसे निम्न नियत बिंदु। कि किसी भी तापमापी का जो निम्न बिंदु होता है उसे क्या कहा जाता है? निम्न नियत बिंदु, यानी जिसे हम लोअर फिक्स्ड पॉइंट कहते हैं। दूसरा, आपके पास तापमापी के लिए कौन सा बिंदु डिजाइन किया जाता है? कवंतनांक बिंदु। यानी ये जो कवंतनांक बिंदु है ये भी किसका है? जल का। तो कवंतनांक बिंदु किसके लिए? जल के लिए, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। कि जो जल का कवंतनांक है, बॉइलिंग पॉइंट किसका लेंगे अपन? वाटर का। तो ये कौन सा टेम्परेचर बनता है? ये कौन सा पॉइंट बनता है? अपर फिक्स्ड पॉइंट बनता है। इसे हम उच्च नियत बिंदु कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? उच्च नियत बिंदु। यानी कोई भी दुनिया की तापमापी है उस पर 2 टेम्परेचर पॉइंट फिक्स किए जाते हैं, जिनका नाम होता है लोअर फिक्स्ड पॉइंट और एक क्या आपका? अपर फिक्स्ड पॉइंट। जो लोअर फिक्स पॉइंट है वो हमारे पास निम्न नियत बिंदु है और जो अपर फिक्स पॉइंट है वो उच्च नियत बिंदु है। तो लोअर जो पॉइंट लिया जाता है वो जल का हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और इसे आइस पॉइंट भी कहते हैं। दूसरा हम क्या ले सकते हैं? कवंथनांक बिंदु, जिसे हम बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर कह सकते हैं। किसके लिए? जल के लिए ही यूज होगा। और जल वाले दोनों बिंदु अपर और क्या बनते हैं? लोअर फिक्स पॉइंट बनते हैं किसी भी तापमापी के लिए। दुनिया के हम 4 या 5 तापियां में जो इस्तेमाल करते हैं उनमें पानी का जो लोवेस्ट पॉइंट है यानी फ्रीजिंग का लेंगे, अपर पॉइंट कौन सा लेंगे? बॉयल का लेंगे। अब हमारे पास बात आती है कि जो दुनिया के लिए सबसे अधिकतम ताप हो सकता है वो कितना हो सकता है? कि हमारे पास सबसे अधिकतम, कि जो सबसे अधिकतम ताप लिया जाता है वो कितना लिया जाता है? तो सबसे अधिकतम ताप को, जो सबसे अधिकतम ताप संभव है इस दुनिया का, कि सबसे अधिकतम ताप संभव है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है प्लांक तापमान। उसे नाम दिया जाता है प्लैंक टेम्परेचर, यानी हम उसे क्या नाम देंगे? प्लांक टेम्परेचर कहेंगे। और जो प्लांक टेम्परेचर है वो किसके इक्वल होता है? कि जो 1 प्लांक टेम्परेचर आता है ये आपके पास किस रेंज का होता है? ये आपके पास 10⁻³
2 का होता है, यानी 142 नैनोलियन टेम्परेचर बोला जाता है इसे, कि यानी 142 नैनोलियन क्या होती है, 10⁻32। इसको ऐसे भी लिखा जाता है कि 142 इंटू 10⁻32 और डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, जो डिग्री और सी लिख रही है ये सेल्सियस को रिप्रेजेंट करता है। तो इसे हम अनुमानित दुनिया का सबसे अधिकतम ताप कह सकते हैं। जैसे आप पढ़ते हो बिग बैंग थ्योरी, तो बिग बैंग जो थ्योरी आई है उसमें कहा जाता है कि मेल्टिंग सेक्शन हुआ है, बंट के बंटवारे हुए हैं, अलग अलग ग्रह बन गए हैं। तो वो आपके किसके कारण हुए हैं, एक फ्लूइड प्रॉपर्टी के कारण, जिसमें एक तरह से क्या बन जाए, जूस बन जाए गर्म होकर, यानी वो पिघल जाए सारा। तो वैसी प्रॉपर्टी को हम नैनोलियन टेम्परेचर कहते हैं। तो नैनोलियन जो डिग्री सेल्सियस होती है वो 142 10⁻32 डिग्री सेल्सियस, इसे हम कहते हैं 1 प्लांक टेम्परेचर। दूसरा आपके पास है कि जो प्रयोगशाला का मैक्सिमम जो टेम्परेचर लिया जाता है वो आपके पास किस रेंज का है। तो प्रयोगशाला का जो मैक्सिमम टेम्परेचर अचीव कर सकते हैं वो हम किस रेंज तक कर सकते हैं, वो कर सकते हैं प्यारे बच्चों 10⁻12, यानी 1 लाख करोड़ भी बोल सकते हो इसे, यानी 4 ट्रिलियन वर्ड भी दिया जाता है। इसे हम क्या कहेंगे, 4 ट्रिलियन डिग्री सेल्सियस। तो 4 ट्रिलियन डिग्री सेल्सियस अप्रोच करता है कहाँ, प्रयोगशाला में। तो दुनिया में अगर मैक्सिमम टेम्परेचर लैबोरेटरीज में बोला जाता है जो अचीव किया जा सकता है न्यू रिसर्च के अकॉर्डिंग, तो वो आपके पास कितना है, 4 ट्रिलियन डिग्री सेल्सियस, जिसे हम 1 लाख करोड़ डिग्री सेल्सियस के अप्रोक्सीमेशन में ले सकते हैं। फिर आती है बात कि दुनिया का सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर, कि सबसे जो निम्न का ताप है, कि लोवेस्ट टेम्परेचर ऑफ लैबोरेटरी, कि लोवेस्ट टेम्परेचर ऑफ लैबोरेटरी कहां तक लिया जा सकता है। यानी लोवेस्ट टेम्परेचर ऑफ लैबोरेटरी का मीनिंग क्या है यार, कि दुनिया का कोई भी पदार्थ है, कोई भी पदार्थ जो निम्न ताप सह सकता है, पदार्थ के लिए निम्न ताप के पदार्थ के लिए वह निम्न ताप जिस पर, कि ऐसा लोवेस्ट टेम्परेचर होगा जिस पर अणुओं की जो अबंध ऊर्जा है वो क्या हो जाएगी, खत्म, यानी जो उनको बांध के रखती है, बाइंडिंग एनर्जी है। तो पदार्थ के लिए किस निम्न ताप पर, जिस पर उनके बीच की जो ताकत है अणुओं की जो ऊर्जा है, यानी पदार्थ जिस पर अबंध ऊर्जा या आणविक ऊर्जा क्या हो जाए, नगण्य हो जाए, कि जो भी पदार्थ की बंधन ऊर्जा है, अबंध ऊर्जा, या इसे कहते हैं हम बंधन ऊर्जा। जरूरी नहीं है कि कोई चीज आबंध बनाती है, हो सकता है उसमें सिंपल क्या हो, बंधन हो, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी बिटवीन द पार्टिकल बिकम नेग्लिजिबल। तो पदार्थ के लिए निम्न ताप जिस पर अबंध ऊर्जा नगण्य हो जाए, कणों के बीच क्या हो जाए, नगण्य हो जाए, किसके बीच, कणों के मध्य। तो कणों के मध्य यानी बिटवीन पार्टिकल जो बाइंडिंग एनर्जी है वो आपकी क्या हो जाए, नेग्लिजिबल हो जाए। तो हम कह सकते हैं कि वो दुनिया का कौन सा टेम्परेचर है, लोवेस्ट। होता क्या है, इसे हम नाम देते हैं वैसे एब्सोल्यूट टेम्परेचर, कि ये आपके पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं परम शून्य ताप, कि यानी इस पे जाने के बाद कोई भी पदार्थ के कण हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़कर नहीं रह सकते, वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, अलग। तो परम शून्य ताप एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। और दुनिया में किसी भी पदार्थ के लिए एब्सोल्यूट टेम्परेचर अगर डिग्री सेल्सियस में लिखें तो -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसे हम क्या मानते हैं, 0 केल्विन। इसे प्रूव भी कर सकते हैं, करेंगे आगे जब हम स्केल पढ़ेंगे। तो आपसे पूछा यूं भी जा सकता है कि वो तापमान जिस पर पदार्थ के कणों के मध्य बल भी नगण्य हो जाता है। अभी तक तो हमने क्या पढ़ा है कि उनकी बंधन ऊर्जा खत्म हो जाए। अब ये भी कह सकता है कि कणों के बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स हैं,
लगने वाला जो आकर्षण बल है वो भी क्या हो जाए, शून्य। तो ऐसे भी दिया जा सकता है कि पदार्थ के कणों के मध्य बल, जो पदार्थ के कण हैं, तो पदार्थ के कणों के मध्य, पदार्थ के कणों के मध्य बल या आकर्षण बल क्या हो जाए, नगण्य हो जाए। तो ये नगण्य किस ताप पर होता है, तो जो भी बल है पार्टिकल के बीच लगता है वो नगण्य किस ताप पर होता है, तो वो आपके पास किस टेम्परेचर पर नेग्लिजिबल होता है, तो वो भी आपका टेम्परेचर क्या है, परम शून्य ताप, जिसे हम क्या कहते हैं, एक तरह से इंग्लिश वर्ड है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और अगर मेजरमेंट की बात करें तो -273.15 डिग्री सेल्सियस, या हम उसे क्या लेंगे, 0 केल्विन। तो आपके जीरो केल्विन किसके बराबर होती है, -273.15 डिग्री सेल्सियस। तो ये कंडीशन थी प्यारे बच्चों कि मैक्सिमम टेम्परेचर विच विल बी पॉसिबल इन द यूनिवर्स, एंड दैट टेम्परेचर मैक्सिमम फॉर द लेबोरेटरी एंड लोवेस्ट टेम्परेचर फॉर द लेबोरेटरी। ये जो लोवेस्ट टेम्परेचर की बात करते हो, इसकी खोज के साथ एक संबंध जुड़ा हुआ है सत्येंद्र नाथ बोस, जिसने बोसोन कण के बारे में बताया है कि जो बोसोन कण है वो एक क्वांटम इकाई का काम करता है, जो उस बोसोन कण से गैस बनी हुई है। और उसी के आधार पर आइंस्टीन ने तथ्य दिया था, यानी जो कंडेंसेशन फॉर्मुलेशन था किसका, मौलिक कण बोसोन का, उसके आधार पर पांचवी अवस्था का तथ्य दिया था, जिसे हम पढ़ते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, यानी बोस आइंस्टीन संघनीकरण। यानी आइंस्टीन ने तथ्य किसका उठाया था, सत्येंद्र नाथ बोसोन का, जिसने बोसोन कण के बनी हुई गैस, किसकी बनी हुई गैस, बोसोन कण से बनी हुई जो गैस है उसके जो मौलिक कण है वो बोसोन है, उनको किसका रूप दिया था, एक क्वांटम यूनिट का रूप दिया था कि वो बोसोन उस गैस के रूप में किसका काम करते हैं, एक क्वांटम यूनिट का काम करते हैं। तो वो अगर लोअर टेम्परेचर पे चले जाएं तब उससे एक स्टेट बनती है जिसका नाम रखा जा सकता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये कंडेंसेट फॉर्मुलेशन के आधार पर, क्वांटम फॉर्मुलेशन के आधार पर किसने बात की थी, ये की थी आपके पास आइंस्टीन ने, और वो आधार किसका था, सत्येंद्र नाथ बोस का। तो ये प्रॉपर्टी उसके लिए भी है, लोवेस्ट टेम्परेचर पे जाके कोई भी आपकी गैस है जो आपके मौलिक कण बोसोन के रूप में काम करती है, तो वो किस में बदल सकती है, वो बदल सकती है पदार्थ की पांचवी अवस्था, जिसका नाम है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब बात आती है कि जो निम्न ताप मापा जाता है उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कि निम्न जो ताप मापने की प्रक्रिया है, निम्न ताप मापने की प्रक्रिया, तो निम्न ताप मापने की जो प्रोसेस होती है वो आपके पास क्या चीज होती है, तो लोवेस्ट टेम्परेचर को मेजर करने की जो प्रोसेस होती है वो आपके पास क्या कहलाती है, क्रायोजेनिक। उसे हम वर्ड क्या देते हैं, क्रायोजेनिक। तो क्रायोजेनिक आपकी वो प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, लोवेस्ट टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं। तो इसे हम कौन सा नाम देते हैं, क्रायोजेनिक। कि वे प्रक्रियाएं, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वे प्रक्रियाएं जो अति निम्न ताप पर हो या 0 केल्विन की ओर होने वाली जो भी प्रक्रियाएं होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रायोजेनिक। दूसरा केस, ये तो है नंबर 1। नंबर 2 पूछा जा सकता है कि उच्च ताप मापना क्या कहलाता है, कि उच्च ताप को मापना क्या कहलाता है, कि उच्च ताप को मापना क्या कहलाता है, ये अगर आपसे पूछे तो इसे हम क्या कहते हैं, पायरोमेट्री। एक पायरोमीटर है, एक पायरोमेट्री होती है, तापमापी, जिसे पायरोमेट्रिक शब्द ही दिया जाता है, क्या किया जाता है, इसका नाम पायरोमेट्री कहते हैं। तो पायरोमेट्री क्या है आपके पास, इसे उतापमापी नाम भी देते हैं, उताप मापन, उताप मापी। तो उताप मापी जो है वो क्या है आपके पास है, पायरोमीटर। तो पायरोमीटर का यूज किया जाता है किसको मापने के लिए, उच्च ताप को मापने के लिए। जैसे सूर्य की बाहरी कोर का जैसे टेम्परेचर लेते हो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है, जो अंदर की तरफ जाते हो तो कोर के इनसाइड में कितनी तक जा सकता है, 150
करोड़ यानी डिग्री सेल्सियस के करीब। और उसी तरीके से आपके पास प्रोसेस आती है अर्थ कोर का। तो अर्थ कोर का भी क्या है, लगभग 9000 केल्विन के अप्रोक्सीमेट टेम्परेचर लिया जाता है। तो ये प्रॉपर्टी थी हमारे पास है। उच्च ताप को मापना क्या कहलाता है, पायरोमेट्री, उतापमापी या पायरोमीटर, उस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। ये प्रॉपर्टी थी हमारे पास किसी लेबोरेटरी के लिए अप और लो टेम्परेचर मेजरमेंट की और मापने की प्रक्रियाएं। अब बात आती है हमारे पास कि जो स्केल है यानी तापमापी जो बनाए गए हैं दुनिया के, वो कौन कौन से हैं। तो तापमापी बनाने के लिए कितने बिंदु निर्धारित होते हैं, ये आपको बताया 2 बिंदु होते हैं। पहला होता है उसका लोवेस्ट पॉइंट जो पानी के लिए लिया जाता है, दूसरा अपर फिक्स पॉइंट है जो पानी का कवंथनांक लिया जाता है। दोनों जल के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं हम तापमापी यानी थर्मोमीटर की, टेम्परेचर मेजरिंग स्केल। तो जो टेम्परेचर मेजरिंग स्केल है, जैसे आप पहले पढ़ते हो डिग्री सेल्सियस, यानी कौन सी स्केल आती है पहली, सेल्सियस स्केल। तो सेल्सियस जो तापमापी है वो आपके पास किसने दी है, तो सेल्सियस ने दी है। और इसकी फीचर क्या है, तो सेल्सियस जो तापमापी है उसमें जल का जो हिमांक बिंदु है, इस सेल्सियस टेम्परेचर मेजरिंग थर्मोमीटर में जो जल का कवंथनांक और जल का जो हिमांक लिया जाता है वो कितना लिया जाता है, तो जल का हिमांक यानी आइस पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। और दूसरा जल का कवंथनांक कितना लिया जाता है, तो दूसरी चीज क्या है, जल का कवंथनांक, वो आपके पास इस स्केल पे कितना लिया जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो यानी आपसे कहे कि सेल्सियस का LFP क्या है, यानी लोवेस्ट फिक्स्ड पॉइंट, यानी निम्न नियत बिंदु इस सेल्सियस तापमापी का क्या आता है, 0 डिग्री सेल्सियस। और UFP सेल्सियस स्केल के लिए क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। दूसरा पूछता है कि सेल्सियस स्केल पर भाग कितने होते हैं, यानी कितने भागों में बांटा जाता है इसको, इन डिविजन्स। तो हाउ मेनी डिविजन्स ऑन सेल्सियस स्केल, कि कितने डिवीजन में बांटा जाता है। तो आपके पास डिविजन्स जब भी निकालने हो किसी भी टेम्परेचर मेजरिंग स्केल के, तो आप क्या करें, अपर फिक्स पॉइंट में से लोअर फिक्स पॉइंट क्या कर दो, माइनस कर दो। तो उस टेम्परेचर मेजरिंग स्केल के क्या निकाल सकते हो आप, डिविजन्स यानी भागों में बांटा जाता है वो निकाल सकते हो। तो अपर फिक्स पॉइंट कितना है, तो लोअर फिक्स पॉइंट कितना है, 0। तो आपके पास कितने खाने बने, इसके कितने भाग बने, तो यानी कितने डिविजन्स में बांटा जाता है, 100। तो आपसे पूछता है कि एक डिवीजन किसके बराबर है, यानी एक डिवीजन कितने भाग के बराबर है, वो तो बात अलग है, और किसके बराबर है ये बात अलग है। तो एक जो डिवीजन है सेल्सियस स्केल का, जो एक डिवीजन होता है, एक भाग होता है, उसका टेम्परेचर कितना होता है, 1 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी 2 डिविजन्स के बीच का अंतर भी पूछ ले, अगर आपको कहा है एक डिवीजन, और अगर यूं कहे कि 2 डिविजन्स के बीच का अंतर, तो 2 डिविजन्स के बीच का अंतर आ जाए, यानी डिफरेंस आ जाए, तो भी आप कितना लिखोगे, 1 डिग्री सेल्सियस। और ये पूछे कि वो एक डिवीजन कितने भाग के बराबर होता है, यानी अगर आपसे पूछे कि इस तापमापी का एक जो डिवीजन है, एक जो भाग है, वो इस तापमापी के कितने भाग के रूप में जाना जाता है, कितने भाग के रूप में जाना जाता है, यानी इट इज फॉर्म टू बी इन हाउ मच डिविजन्स विद रिस्पेक्ट टू टोटल स्केल, यानी जो पूरी स्केल है उसके मुकाबले एक जो डिवीजन है वो कितना हिस्सा हुआ, तो वो होता है 1/100th पार्ट। यानी इस तापमापी का कौन सा हिस्सा मापा जाता है, 1/100वां, यानी 1/100वां भाग है वो माना जाता है 1 का। ठीक है, अब बात आती है हमारे पास दूसरी तापमापी की। दूसरी तापमापी हमारे पास कौन सी है, सेकंड जो टेम्परेचर मेजरिंग स्केल है वो आएगी प्यारे बच्चों हमारे पास केल्विन।
तो केल्विन जो स्केल है प्यारे बच्चों, वो किसने दी थी? केल्विन ने ही दी थी। तो केल्विन स्केल के ऊपर भी इसी तरीके से हम क्या करते हैं, डिविजन्स पढ़ते हैं। लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट है क्या है। जैसे आपको पता है कि जो केल्विन तापमापी है ये सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है, क्योंकि जो SI सिस्टम है वो टेम्परेचर जो मेजर करता है, या जो भी हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एवरीवेयर किसी भी जगह अगर SI स्टैंडर्ड में टेम्परेचर मेजर करते हैं तो केल्विन में करते हैं। तो ये तापमापी किसने दी थी? केल्विन ने ही दी थी। और केल्विन ने जो ये तापमापी दी है, इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस पर किसी भी प्रकार से कोई ऋणात्मक ताप नहीं दर्शाया जाता। क्वेश्चन आता है कि वो तापमापी जो ऋणात्मक तापमान नहीं मापती, या जिस पे ऋणात्मक तापमान नहीं दर्शाया जाता, तो वो कौन सी आपकी? केल्विन तापमापी। तो केल्विन तापमापी पर जो जल का हिमांक रखा जाता है, तो जल का जो हिमांक वह तापमापी जिस पर जल का हिमांक यानी आइस पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट जो है वाटर का, वो कितना लिया जाता है? वो लिया जाता है 273 केल्विन। और जो आपके पास जल का क्वथनांक लिया जाता है, वो कितना लिया जाता है इस तापमापी पर? वो लिया जाता है प्यारे बच्चों बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर विच इज टेकन एज 373 केल्विन। तो हमारे पास इसका LFP यानी लोअर फिक्स्ड पॉइंट और UFP अपर फिक्स पॉइंट, ये आपके पास लोअर फिक्स पॉइंट कितना है? 273 केल्विन। अपर इस पे कितना जाता है? 373 केल्विन। तो हमारे पास इसमें जो डिविजन्स बनाए गए हैं, यानी स्केल को कितने भागों में बांटा गया है, तो आपको बताया है कि हम कैसे निकालते होते हैं, अपर फिक्स माइनस लोअर फिक्स पॉइंट से। तो अपर जो है 373 माइनस लोअर जो है वो 273। तो डिविजन्स कितने बनेंगे आपके पास है? तो केल्विन नहीं लगाना, क्योंकि केल्विन हमने टेम्परेचर लिखा है। तो इस पे कितने डिविजन्स होते हैं? 100 ही होते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट बनता है इसका केल्विन तापमापी का, कि वो तापमापी जिस पर कोई ऋणात्मक ताप नहीं दर्शाया जाता। इस पर कोई ऋणात्मक ताप नहीं दर्शाया जाता, कौन सी तापमापी पर है? केल्विन पर। इसके बाद नंबर 3 जो आती है वो आती है आपके पास फारेनहाइट की। जो फारेनहाइट स्केल है ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो फारेनहाइट तापमापी है इसी का यूज हम अपने ताप के लिए करते हैं, कि मानव शरीर का तापमान जो डॉक्टरी तापमापी मापती है वो किस में रिप्रेजेंट करवाया जाता है? वो आपका फारेनहाइट तापमापी पे होता है। फारेनहाइट टेम्परेचर मेजरमेंट सिस्टम पे होता है। टेम्परेचर जो मेजर करती है फारेनहाइट थर्मोमीटर करती है। इसके पास जो जल का हिमांक है वो कितना रखा जाता है? कि जल का हिमांक यानी आइस पॉइंट वाटर के लिए इस तापमापी पे कितना रखा जाता है? तो वो होता है प्यारे बच्चों 32 डिग्री फारेनहाइट। यानी इस स्केल पर जो वाटर के लिए फ्रीजिंग पॉइंट आता है यानी उसका आइस पॉइंट है वो कितना होता है? 32 डिग्री। और जल का क्वथनांक कितना होता है? बॉइलिंग पॉइंट। कि जो इसके लिए क्वथनांक यूज करेंगे हम, यानी बॉइलिंग पॉइंट फॉर वाटर ऑन फारेनहाइट स्केल विच इज इक्वल टू 212 डिग्री फारेनहाइट, यानी 212 डिग्री फारेनहाइट। तो क्या होता है जल का क्वथनांक, और 32 डिग्री फारेनहाइट इस स्केल पे क्या होता है? हिमांक। अब बात आती है कि इस तापमापी के भाग कितने बांटे गए हैं, यानी इसको कितने भागों में बांटा गया है, यानी इसमें कितने डिविजन्स बनाए गए हैं। तो आपके पास चांसेस हैं, क्या पढ़ाया जाया था कि LFP में और साथ में UFP से। तो UFP में से LFP घटा दो तो आपके पास
UFP में से LFP माइनस करोगे तो 212 में से कितना माइनस करना है, 32, यानी 212 में से 32 अगर माइनस करते हो तो कितना है, 180। तो यानी आपके पास फारेनहाइट स्केल पर कितने डिविजन्स रखे गए हैं, 180। तो 1 डिवीजन इज इक्वल टू, तो जो एक डिवीजन होगा वो किसके इक्वल होगा, 1/180th फारेनहाइट, यानी एक जो डिवीजन है वो 180वें भाग के बराबर होता है इस स्केल पर, फारेनहाइट स्केल पर। एक रिलेशन भी पढ़ेंगे हम फारेनहाइट का और डिग्री सेल्सियस का, कि वो कौन सा ताप है जिस पाठ्यांक ताप पर, जिस रीडिंग स्केल टेम्परेचर पर दोनों स्केल इक्वल हो जाती है, तो वो भी बताएंगे प्यारे बच्चों। इसके बाद चौथे नंबर पर जो हमारी स्केल आती है वो कौन सी आती है, र्यूमर। तो जो र्यूमर जो आती है वो हमारे पास कौन सी है, र्यूमर। नंबर 4 पर र्यूमर आती है। तो र्यूमर जो है वो हमारी तापमापी क्या है, र्यूमर को किससे डिनोट करते हैं हम, कैपिटल R से। र्यूमर का जो भी ताप होगा उसको हम मेजरिंग के लिए रिप्रेजेंट करेंगे तो किस में करेंगे, कैपिटल R में। अब बात आती है कि र्यूमर तापमापी जो टेम्परेचर मेजर करने के लिए दो टेम्परेचर पॉइंट का जो यूज करती है, जल का हिमांक जो कि LFP होता है, और दूसरा आपके पास जल का कवंथनांक जिसे हम क्या लिखते होते हैं, UFP। तो अपर फिक्स पॉइंट और लोअर जो फिक्स पॉइंट होते हैं र्यूमर स्केल पर, तो वो किसके इक्विवेलेंट लिए जाते हैं, 0 र्यूमर इसका LFP होता है और 80 ह्यूमर इसका UFP होता है। अगर आपसे कहे कि र्यूमर तापमापी पर जल का जमना कौन से ताप पर संभव है, तो वह है 0 र्यूमर पर। और अगर जल का उबलना पूछे तो वो किस पर होता है, 80 र्यूमर पर। अब आपसे पूछा जाता है कि इस तापमापी को कितने भागों में बांटा गया है, यानी कितने भागों में बांटा गया है, कितने डिविजन्स बनाए गए हैं, तो वो आपके पास फॉर्मूला मैंने बताया है। UFP में से LFP माइनस कर दो, आपके पास 80 में से 0 जाएगा तो कितना आएगा, 80। यानी इसको कितने भागों में बांटा गया है, 80 बराबर भागों में डिवाइड किया गया है। किसको, र्यूमर स्केल को। एक जो भाग है वो किसके इक्वल होगा, 1/80th र्यूमर। अब बात आती है नंबर 5 रैंकाइन, कि हमारे पास जो 5वीं तापमापी है वो कौन सी होती है, रैंकाइन। रैंकाइन स्केल पर जो हम नोटेशन यूज करेंगे वो यूज करेंगे RA में, कि RA में जहां भी तापमान होगा वो किस में रिप्रेजेंट करेगा, रैंकाइन स्केल पे करेगा। रैंकाइन के लिए हमारे पास जो रिप्रेजेंटेशन है जल का हिमांक, कि जल का हिमांक इस पर कितना लिया जाता है, यानी इस स्केल का जो LFP होता है वो कितना होता है, 460 रैंकाइन होता है। और इस तापमापी पर जल का कवंथनांक यानी बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर, तो जल का जो कवंथनांक लेंगे हम वो कितना लेंगे, UFP हमारे पास कितना होगा, 672 रैंकाइन होता है। अब आपसे पूछता है कि इस तापमापी पर कुल कितने भाग बनाए गए हैं, तो इस तापमापी को कितने भागों में बांटा गया है, जो भागों में बांटा गया है वो कितने डिविजन्स बनाए गए हैं, यानी हाउ मेनी डिविजन्स फॉर रैंकाइन स्केल। तो हमारा काम होता है UFP में से LFP को माइनस कर दो। UFP कितना होता है, 672 माइनस 460 कितना आता है, 212। तो यानी आपके पास रैंकाइन स्केल पर कितने भाग हैं,
या कितने डिविजन्स हैं, तो 212। 1 जो डिवीजन है वो किसके इक्वल होगा, वो होगा 1/212 रैंकाइन के। यानी जो एक हिस्सा होगा, एक जो डिवीजन होगा, एक भाग होगा, उस रैंकाइन स्केल पर कौन सा टेम्परेचर मेजर करेगा, तो 1/212 पार्ट ऑफ द रैंकाइन। तो ये प्रॉपर्टी थी प्यारे बच्चों हमारे पास पांचों की पांचों मेजरमेंट स्केल की। इसके बाद बात आती है कि आपके पास एक सेल्सियस स्केल और दूसरी केल्विन स्केल या फारेनहाइट स्केल। तो आपसे जब भी सेल्सियस स्केल का और प्लस फारेनहाइट का पूछे, नंबर 1 ये 2 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपसे पूछे सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल, यानी इनका जोड़ा आता है हमारे पास, सेल्सियस स्केल और किसका, केल्विन स्केल का। उसके बाद एक आता है सेल्सियस स्केल और र्यूमर स्केल का। सेल्सियस स्केल और प्लस कौन सी लोगे आप, र्यूमर स्केल। ये हमारे पास 3 जोड़े बहुत इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर संबंध के लिए, तापमान संबंध के लिए। जैसे आपसे कहता है कि किस ताप पर, किस रीडिंग टेम्परेचर पर, यानी किस पाठ्यांक ताप पर दोनों तापमापी बराबर हो जाती है, कि आपके पास कौन सा टेम्परेचर मेजरमेंट करें हम, या विच टेम्परेचर रीडिंग एच विच बोथ स्केल आर इक्वल। तो किस पाठ्यांक ताप पर, किस पाठ्यांक ताप पर लेना है जिस पर दोनों तापमापी बराबर हो जाए, यानी सेल्सियस और कौन सी, फारेनहाइट। जैसे आपको पता है कि जब भी हम 2 स्केल बराबर करें पहले उनके नाम लिखो। जैसे उसने कहा डिग्री सेल्सियस और किसको बराबर करना है, फारेनहाइट को। फिर जब भी इन दोनों को बराबर किया जाए तो माइनस में क्या लिखना है, इनका लोअर फिक्स पॉइंट रखना है। दोनों स्केल का माइनस में क्या रखोगे, लोअर फिक्स पॉइंट। डिवाइड में क्या रखोगे, डिविजन्स, कि इसको कितने डिविजन्स में बांटा गया है 100, इसको कितने डिविजन्स में बांटा गया है 180। ये आपके पास क्राइटेरिया है। जब भी हम 2 स्केल को इक्वल करते हैं तो उसे समझने का तरीका क्या है, पहले दोनों स्केल के नाम लिखो, फिर माइनस में दोनों के लोअर फिक्स पॉइंट रखो और नीचे उनको कितने डिवीजन में बांटा है वो रख दो। अपने आप सॉल्व कर देगी ये सारी चीजें। तो डिग्री सेल्सियस माइनस इसका लोअर फिक्स पॉइंट क्या होता है 0, बाय में कितना है 100, इक्वल टू डिग्री फारेनहाइट माइनस का कितना 32 और बाय में कितना है 180। जैसे आप इसको काटोगे 5 और ये किस पे कटेगा 9, 20 5 100 और 20 में 180। अब आपके पास क्या बचा यहाँ पे, डिग्री सेल्सियस, बाय में कितना है 5, इक्वल टू डिग्री फारेनहाइट माइनस का कितना है 32 और बाय में कितना है 9। 5 इधर ले जाइए, डिग्री सेल्सियस की वैल्यू कितनी बन जाएगी आपके पास 5/9 और क्या लिख दो, डिग्री फारेनहाइट माइनस कितना है 32। ये हो गया, ये हुआ हमारा कन्वर्जन। ये कब काम में आएगा, कि जब आपको तापमान डिग्री फारेनहाइट में दिया है, कि जब तापमान किसमें दिया है डिग्री फारेनहाइट और किस में बदलना है डिग्री सेल्सियस में, तब आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। क्या याद रखना है हमें डिग्री सेल्सियस निकालने हैं, फारेनहाइट दिया है तो फारेनहाइट -32 यूज करना है, 5 बटे क्या रखना है 9। ये तापमान किस में आएगा डिग्री सेल्सियस। अगर हमें तापमान किस में दिया है डिग्री सेल्सियस में और बदलना किस में है फारेनहाइट में, कि अगर हमें डिग्री सेल्सियस दे रखा है और किस में जाना है डिग्री फारेनहाइट, तो इसे बदल दो तो आपका फॉर्मूला किस में चला जाएगा 9/5
डिग्री सेल्सियस प्लस 32, और ये किसके बराबर रह जाएगा, डिग्री फ़ारेनहाइट। ये फॉर्मूला किस में यूज करोगे आप, जब तापमान डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है और क्या बनाना आपको, डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये प्रॉपर्टी थी दो क्राइटेरियन की कि अलग अलग ताप को किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि ये दोनों स्केल किस टेम्परेचर मेजरिंग पॉइंट पर इक्वल हो जाएगी। इक्वल होने का मतलब यहां ये है कि दोनों के ऊपर टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम। तो हम दोनों की इक्वालिटी के लिए क्या मान लेते हैं, दोनों को बराबर मान लेते हैं कि जो डिग्री सेल्सियस है वही डिग्री फ़ारेनहाइट है, यानी ये दोनों बराबर हो जाएं तो किस ताप पे बराबर हो सकते हैं। तो इन दोनों को उठा के यहां ले आओ। हमारे पास ये क्या है, डिग्री सेल्सियस, तो इसे आप रख दीजिए डिग्री फ़ारेनहाइट। बराबर आपके पास कितना है, 5/9, साथ में क्या है डिग्री फ़ारेनहाइट, माइनस का कितना है 32, ये इधर ले जाइए, 9 डिग्री फ़ारेनहाइट हुआ इक्वल टू 5 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस का 160, ये बचा कितना 4 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर आया माइनस 160। तो यहां से डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 40। तो जितना डिग्री फ़ारेनहाइट है उतना ही डिग्री सेल्सियस है। तो माइनस के 40 डिग्री पर दोनों स्केल क्या होगी, पाठ्यांक ताप के चलते अकॉर्डिंग टू रीडिंग टेम्परेचर जो हमें पढ़ना है, पढ़ते हुए वो कितना आता है, माइनस का 40 डिग्री आता है। तो आपसे पूछा जाता है कि किस पाठ्यांक ताप पर डिग्री सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल दोनों इक्वल हो जाती है, तो वो कहां पे आती है, -40 डिग्री पर। अब नंबर 2, हमारे पास बॉडी के टेम्परेचर की बात आती है कि मानव शरीर का जो ताप है वो कितना होता है। तो मानव शरीर का जो ताप है, मानव शरीर का ताप कितना लिया जाता है, वो हम लगभग डिजाइन करते हैं यूं कि 2 शब्द है उसके लिए। एक तो लिखा जाता है लगभग 37 डिग्री सेल्सियस और एक पूरा 37 डिग्री सेल्सियस। दोनों में फर्क है प्यारे बच्चों, कि अगर क्वेश्चन देता है कि मानव शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस हो तो फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होगा, कि ये ताप आपके शरीर का फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होगा। तो जैसे आपको बदलाव किसका करना है, डिग्री सेल्सियस का, किस में करना है, डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो ये वैल्यू आएगी 9/5 डिग्री सेल्सियस दिया है, प्लस में कितना रखोगे 32, ये यूज करोगे। जब डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है तो 9/5 + 32, डिग्री सेल्सियस कितना है 37, 9/5 गुणा में क्या रखो 37 और प्लस कितना है आपके पास 32। ये जो टेम्परेचर आता है ये आता है आपके पास 66.6 और प्लस कितना है आपका 32। जब इसे आप सॉल्व करेंगे 9/5 गुणा 37, तो 9 7 कितने हैं 63, 9 3 27 और 6 कितने हुए 33। तो 333 बटे कितना है 5, इसे आप काटेंगे 5 6 30, 5 6 30, 5 6 30, यानी 66.6 पे चला गया। तो आपके पास ये टेम्परेचर कितना बना 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। कि अगर क्वेश्चन इस तरीके से है कि मानव शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस हो तो बताइए वो ताप फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होगा, जब पूरा 37 दिया है। लगभग 37 की बात आती है, कभी भी आपके पास क्वेश्चन ये दे रखा है कि मानव शरीर का लगभग ताप 37 डिग्री सेल्सियस हो तो, लगभग हो तो फ़ारेनहाइट स्केल पर होगा, तो आपके पास फ़ारेनहाइट स्केल पर होगा। तो वो फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होगा, तो फ़ारेनहाइट स्केल पर तब आप यूं लिखेंगे
98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यानी हमारे पास लगभग 37 डिग्री सेल्सियस दिया जाता है, तो कितना लिखेंगे 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब बात आती है कि जो डॉक्टर तापमापी है उसके ऊपर टेम्परेचर रेंज क्या होती है, कि जो हमारे लिए डॉक्टर तापमापी है उस पर टेम्परेचर किस रेंज से किस रेंज पर फ़ारेनहाइट में दिया जाता है, तो वो आपके पास 96 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 110 डिग्री फ़ारेनहाइट की रेंज में होता है। तभी कहते हैं ना कि बुखार 108, 104, 102 होता है। इसका मतलब आपकी बॉडी का टेम्परेचर एक्यूरेट कितना है, लगभग 37, तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। जुकाम हो गया तो कोल्ड हो गया तो टेम्परेचर लो है, वरना टेम्परेचर आपका ज्यादा है। तो ये आपके पास किससे मापा जाता है, डॉक्टर तापमापी। एक आता है कि आपके पास प्रतिरोध तापमापी यानी विद्युत तापमापी आती है। तो विद्युत तापमापी किसका उपयोग किया जाता है, ये खास है कि जो विद्युत तापमापी है यानी इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर, ये आपके पास किसका मेजर करती है, ये आपके पास किसी भी परिपथ के प्रतिरोध का मापन करती है, कि प्रतिरोध का मापन किसी विद्युत परिपथ में, प्रतिरोध का मापन किसी विद्युत परिपथ में करवाना हो तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो विद्युत परिपथ के प्रतिरोध का मापन करने के लिए हम विद्युत तापमापी का इलेक्ट्रिक टेम्परेचर मेजरिंग स्केल का यूज करते हैं, जिसे रजिस्टर थर्मोमीटर भी कहा जाता है, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर भी कहा जाता है। उसका इस्तेमाल करते हैं, किसका मेजर होता है उसमें, प्रतिरोध का। तो ये प्रॉपर्टी थी प्यारे बच्चों हमारे पास है टेम्परेचर मेजरिंग स्केल की, जो हमने 1 बाय 1 कंप्लीट की है। टेम्परेचर मेजरिंग स्केल के बारे में आपके पास 5 स्केल हमने बताई है, उनके क्या क्या फीचर्स हैं वो भी हमने पढ़े। 2 एडिशनल आई है हमारे पास, एक डॉक्टर तापमापी और दूसरी कौन सी आपके पास है, विद्युत तापमापी। तो ये प्रॉपर्टी थी प्यारे बच्चों आपके पास टेम्परेचर मेजरिंग स्केल की। बाकी करते हैं प्यारे बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।